आज सुल्तानपुर की धरती पर आपका आगमन हुआ, क्या कारण था? उत्तर प्रदेश ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आदेशानुसार मुझे जो है सेंट्रल जोन का प्रभार दिया गया है। उसी संदर्भ में सुल्तानपुर का मेरा दौरा था, समीक्षा दौरा था। आगामी नगर निकाय के जो चुनाव आने हैं उसको लेकर के हम समीक्षा बैठक कर रहे हैं। उसी संदर्भ में हमारा सुल्तानपुर में दौरा हुआ है। हमारे बीच में इसरार साहब आए हुए हैं, सुल्तानपुर चुनाव प्रभारी हैं, और हमारे बीच में सुल्तानपुर जिला अध्यक्ष हैं। तो आज समीक्षा बैठक का कार्यक्रम था। जी इस पे आपकी तैयारियां क्या? नहीं, बिल्कुल तैयारियां हैं। हम पूरी मजबूती के साथ सुल्तानपुर में जो है नगर निकाय का जो चुनाव है, नगर पालिका नगर पंचायत का, हम पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे। हमारे पास बेहतर आवेदन है, वार्ड के लिए भी है और अध्यक्ष पद के लिए भी हैं। तो उसकी रणनीति को हम आगे बना करके चुनाव लड़ने का काम करेंगे। आज सुल्तानपुर का समीक्षा की गई है, कैसे लगा? नहीं, बहुत अच्छा है। हमारा सुल्तानपुर का संगठन बहुत ही मजबूत संगठन है। यहाँ से हम पहले भी जिला पंचायत सदस्यों को जिता चुके हैं। हमारे 3 जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं। तो सुल्तानपुर एक बेहतर ज़िला है जहाँ पर मजलिस पूरी ताकत के साथ कार्य कर रही है। तो यहाँ से हम एक बेहतर रिज़ल्ट भी देंगे। आने वाले परिणाम चौंकाने वाले होंगे। हम नगर पालिका और नगर पंचायत में बेहतर जीत हासिल करेंगे, ये हमें उम्मीद है। प्रदेश की योगी सरकार को किस तरह से? देखिए, योगी साहब संवैधानिक कानून या संवैधानिक चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए इस उत्तर प्रदेश के शासन सत्ता में आए हैं, और उनका संवैधानिक जो अधिकार होना चाहिए उसको दरकिनार करते हुए इस देश में धर्म के आधार पर जो व्यवस्था है उसको लागू करना चाहते हैं। अभी 3 दिन पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें नवरात्रि और राम नवमी को लेकर के एक सरकार ने ऐसा आदेश जारी किया जो संवैधानिक रूप से इल्लीगल है। उसको जारी नहीं कर सकता है। कोई भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ऐसे आदेश को जारी करता है तो वो संविधान के खिलाफ है। तो आप समझ सकते हैं कि इस देश में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और विकास की बातों को छोड़ करके योगी साहब और भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकारें हैं वहाँ धर्म को चरम स्थिति पर ले जा रहे हैं, जिससे धार्मिक उन्माद और कट्टरता बढ़ रही है और लोगों में रोष हो रहा है। तो योगी साहब किसी भी तरह से अपने पद का संवैधानिक उपयोग ना करते हुए धार्मिक चीज़ों को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश में विकास की स्थिति कमज़ोर नज़र आ रही है। हाल ही में उनका बयान कि सनातन धर्म है और राष्ट्रीय धर्म है, और उनके टेबल पर मनुस्मृति की किताब देखना, इसको किस तरह से? नहीं, यही तो हम कह रहे हैं, ये हास्यास्पद है। यह देश संवैधानिक देश है। इस देश में संविधान है और संविधान के आधार पर ही इस देश की शासन व्यवस्था चलती है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने हिंदू राष्ट्र का नाम दिया, सनातन धर्म को जो है इस देश का राष्ट्रीय धर्म घोषित करने की बात कही, अपने टेबल पर मनुस्मृति को लेकर के मुझे कोई पक्का सबूत नहीं है, इसलिए मैं उस पर बयान नहीं जारी कर सकता हूं कि वाकई में वो सत्य है या असत्य है। लेकिन उनकी जो विचारधारा जो इस देश में चल रही है वो संवैधानिक विचारधारा नहीं है। इससे उन्हें बचना चाहिए, ये हम उम्मीद करते हैं। एक तरफ हिंदू राष्ट्र की मांग चल रही है और आप कह रहे हैं कि हिंदू, बौद्ध और मुसलमान एक साथ चलेगा तभी संविधान का राज चलेगा। तो ये बीच में टकराहट या किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, बौद्ध एक विचारधारा है, एक सोच है जो लोगों में मानवता की बात कहता है, समानता की बात कहता है। और जब भी हम हिंदू राष्ट्र या हिंदू राज्य की बात करेंगे या हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे उसमें विरोधाभास है। जब हम ये कहते हैं हिंदू राष्ट्र, तब हम हिंदू राष्ट्र की संकल्पना जो है गैर बराबरी की व्यवस्था के आधार पर है, जहां मनुष्य के बीच में समानता नहीं है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इस देश में बौद्ध मुसलमान की विचारधारा सामने आनी चाहिए, जो मानवीय मूल्यों को लेकर के काम करती है और हर एक मनुष्य बराबर है, इस विचारधारा को मानती है। जिस तरह से उमेश पाल का मर्डर हो गया है, फकीर अहमद का रोल आ रहा है उसमें, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो या देश हो, किसी भी क्रिमिनल का कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। क्रिमिनल किसी का नहीं होता है, ना अपना होता है ना समाज का होता है। अगर उन्होंने किसी भी तरह का कोई ऐसा कार्य किया है
तो सरकार जो कर रही है उस पर हमको कोई हस्तक्षेप नहीं करना, लेकिन उस पर किसी भी तरह से असंवैधानिक रूप से जो घर तोड़े जा रहे हैं, बिना किसी परमिशन के आधार पर, बिना किसी नोटिस के आधार पर जो घर तोड़े जा रहे हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए, इस पर काम होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कुछ मुकदमे हाल ही में वापस लिए गए क्रिमिनल केसेस के, इस मामले को किस तरह से देखते हैं? क्या ऐसा तो नहीं है कि देश में कानून का राज नहीं है और अदालतों का कोई मतलब रोल नहीं दिख रहा है इसमें? उसको किस तरह? नहीं, ऐसा प्रतीत तो हो रहा है, क्योंकि नहीं, ऐसा तो प्रतीत है। देखिए, उत्तर प्रदेश की ही मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश में जो है कानून का राज तो रहा नहीं। जिस तरह से दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या हुई, वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर की कलई खोलता है। और रही बात अन्य चीज़ों को लेकर के, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में अपनी विफलता पाई है, उसको लेकर के उन्होंने कोई कार्य उचित नहीं किया हुआ है। अभी आप अपने मंच से कांशीराम साहब का नाम ले, किस तरह से ये देखते हैं कि कांशीराम क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मान्यवर कांशीराम साहब ने इस देश में एक ऐसी अलख जगाई जो उन लोगों के बीच की थी जिनको सदियों से अधिकार नहीं मिला था। भारतीय संविधान लागू होने के बाद भी उनको वो अधिकार नहीं मिले जो भारतीय संविधान के प्रावधानों में प्रदत्त हैं। तो मान्यवर कांशीराम साहब का संघर्ष इस देश के शोषित वंचित समाज को एक साथ लाने का रहा है, और उसी विचारधारा को आदरणीय ओवैसी साहब बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। ये दोनों विचारधाराएं समान हैं। अभी आप जिस समाज से हैं उसमें तमाम राजनीतिक पार्टियां भी हैं, जैसे आज़ाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भी तमाम छोटी पार्टी हैं, तो उसमें क्यों जाना नहीं चाहा? सिर्फ AIM में क्यों है? देखिए, बहुत सारे राजनीतिक दल और बहुत सारे सामाजिक संगठन इस समय पूरी तरह से उठ खड़े हुए हैं। बहुत सारे आपने देखे होंगे कि जो लोग अपने बड़े पदों पर बैठे रहते हैं, IAS हो, PCS हो या अन्य बड़े पदों पर, जब तक अपने पदों पर रहेंगे तब तक समाज का कोई भला नहीं करते हैं, ना ही उनकी बात करते हैं। वो जब रिटायर्ड होते हैं तो फिर एक नया संगठन बनाते हैं, नए सामाजिक आंदोलन की बात करते हैं। और जो अन्य दल हैं जो ये बात करते हैं कि हम SC समाज की आवाज़ उठा रहे हैं, वो सिर्फ अपना शोषा फैला रहे हैं, अपना स्टंट दिखा रहे हैं। वो सामाजिक आंदोलन को बिल्कुल भी नहीं समझते हैं, और ना ही इस देश की जो सामाजिक व्यवस्था है गैर बराबरी की, उसको नहीं समझते। हम बेहतर ढंग से समझते हैं और उसकी आवाज़ को हम उठाने का कार्य करेंगे, इसी पर आगे बढ़ रहे हैं। जमीनों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार का SST की जो जमीन है उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार का नया फरमान है, उसको किस तरह से देखें? नहीं, ये बहुत ही विरोधाभासी बयान है। मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि योगी साहब ने भूमाफियाओं को खुले हाथ दे दिए हैं कि SC समाज के लोगों के ऊपर अत्याचार करने का, ST समाज के लोगों के ऊपर अत्याचार करने का खुला उन्होंने जो है आमंत्रण दे दिया है। इससे अराजकता और बढ़ेगी और भूमाफियाओं की जो मंशा है वो और मजबूत होगी, और इससे शोषण का जो है दायरा बढ़ेगा और एट्रोसिटीज़, अत्याचार की संख्या बढ़ने की संभावना है। आप कह रहे हैं एट्रोसिटीज़ बढ़ेंगे, तो ऐसा देखा गया एट्रोसिटीज़ के मुकदमे बहुत कम दर्ज होते हैं, और होते भी हैं उसमें गिरफ्तारियां नहीं होती। तो इसको किस तरह से देखेंगे? अगर आप सत्ता में भी आते हैं तो क्या करेंगे? नहीं, एट्रोसिटीज़ जो हो रही हैं, शासन की जो मंशा है कि अत्याचारों को रजिस्टर ना किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है दूसरे नंबर पर है एट्रोसिटीज़ के मामले में। शेड्यूल्ड कास्ट के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, राजस्थान के बाद दूसरा नंबर आता है। तो आप ये दे सकते हैं कि इतने कम रजिस्ट्रेशन होने के बाद, FIR रजिस्ट्रेशन होने के बाद उत्तर प्रदेश में अराजकता का हाल है, और रजिस्ट्रेशन को लेकर के FIR जो रजिस्टर्ड हो रही हैं वो भी दबाव में की जा रही हैं, बहुत प्रेशर हो रहा है। तब वो लोग जो है अत्याचार जिन लोग SC समाज पर हो रहा है उसका FIR दर्ज कर रहे हैं। आम रूप में किसी भी तरह से कोई FIR दर्ज नहीं हो रही है। अगर सही रूप में उत्तर प्रदेश में FIR दर्ज हो तो उत्तर प्रदेश का आंकड़ा इस देश का सबसे बड़ा आंकड़ा जो है अत्याचार के रूप में सामने आएगा। 2024 में क्या आप किसके साथ गठबंधन करेंगे? अकेले चुनाव लड़ेंगे? 2024 में गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, ये आने वाले वक्त पर हम इसको जो है देखेंगे कि क्या स्थिति बनती है 2024 के लिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमांचल में आ रहे हैं, तो क्या इस पर क्या कारण था? अब कहाँ तक जाएंगे, उनकी यात्रा कहाँ तक रहेगी? देखिए, हम एक राजनीतिक दल हैं, हम इस देश के कोने कोने तक जाएंगे, और उस कोने तक भी जाएंगे जहाँ तक लोगों को ज़रूरत है। लोगों को इस देश के संविधान की ज़रूरत है, लोगों का जहाँ तक शोषण और अत्याचार हो रहा, हम वहाँ तक जाएंगे। सीमांचल में आज
आदरणीय ओवैसी साहब का पहला दौरा और पहला जलसा है। 18 और 19 को उनके 2 जलसे और दौरे हैं। तो सीमांचल की स्थिति को आप बेहतर ढंग से जानते हैं। वहाँ गरीबी है, मुफलसी है, वहाँ पर अत्याचार ज़्यादा से ज़्यादा है और उन समाज के साथ है जिनके साथ सदियों से गैर बराबरी की व्यवस्था रही है और साथ ही साथ मुसलमानों के साथ भी जो है वहाँ पर अत्याचार है। पिछले जो सरकार बदली है, नीतीश और तेजस्वी जब से सरकार में आए हैं, उन्होंने घोषणा की कि अब किसी भी तरह से अत्याचार नहीं होगा, शिक्षा पर हम ध्यान देंगे और रोज़गार को हम मजबूत करेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं जब से इन दोनों की ने मिल कर के सरकार बनाई है, ना ही रोज़गार की स्थिति बेहतर हुई है, ना ही स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर हुई, ना ही शिक्षा की। तो ये दोनों ही एक ही हैं, चाहे भाजपा की हम बात कर लें, चाहे इन सेकुलर पार्टियों की बात कर लें, ये दोनों ही मिल कर के इस देश के एससी मुस्लिम को बरगलाने का काम कर रहे हैं। उनका वोट लेकर के शासन सत्ता में आते हैं, लेकिन जब भी उनकी आवाज़ उठाने की बात होती है तो इनके मुंह बंद रहते हैं। AIM-IM में बात करें, आपकी बात करें या ओवैसी साहब की बात करें, तो लगातार संविधान की बात करते हैं। इसी के बीच में पूरे भारत में कई स्थानों से अन्य व्यक्ति ने हिंदू राष्ट्र की मांग की है और हिंसक रूप दिखाया है। उसको लेकर के आपका क्या स्टैंड है? नहीं, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि 26 जनवरी 1950 में इस देश में संविधान लागू हुआ। यह देश संविधान से चलेगा और संविधान से आगे बढ़ेगा और संविधान से अलग अगर कोई बात कर रहा है तो वह देशद्रोही है। मैं इसको खुले शब्द में कहता हूँ, वो संविधान विरोधी है। कोई कार्रवाई करें उनके खिलाफ हमारा संवैधानिक प्रोटेस्ट है। उनके लिए हम आवाज़ उठाते हैं और जो कानून के दायरे पर रह कर के हम न्यायिक व्यवस्था का सहयोग लेते हैं और उस पर जा कर के हम अपनी बात रखते हैं। और इस तरह से कई मामले, सुनिए, इस तरह से कई मामले आए हैं। हमारे प्रभाव का, हमारी बात का इतना ज़्यादा असर हुआ है कि पिछले कुछ दिनों पहले आपने अमित शाह साहब का बयान सुना होगा, जब उनसे पूछा गया कि क्या यह हिंदू राष्ट्र है, तो आप ये समझ सकते हैं कि उनके ऊपर इतना दबाव है, इतना जो है उनके ऊपर प्रेशर है। उन्होंने कहा नहीं, यह हिंदू राष्ट्र नहीं है, यह देश संविधान से चलेगा और संविधान से आगे बढ़ेगा। तो हमने जो आवाज़ उठाई है उसका असर दूर तक है। जो साधु महात्मा टाइप के लोग हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। जैसे बागेश्वर धाम हुए, उसके बाद अयोध्या के महंत हो गए, ये लोग लगातार वो भी तलवार दिखाते हैं और इस तरह की बयानबाजी करते हैं। तो देखिए, ये संरक्षण मिला है सरकार का। इसको स्टेट जो है कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। स्टेट के माध्यम से एक षड्यंत्र रचा जाता है जो राज्य सरकारें रचती हैं और साधुओं को या अन्य लोगों को जो है आगे ला करके इस देश में हिंदू राष्ट्र को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। तो उसको लेकर के हम विरोध दर्ज करते हैं और संवैधानिक रूप से दर्ज करते रहेंगे। सर जी, अभी बीजेपी की मंत्री गुलाबा देवी जो संभल में एक पत्रकार के ऊपर प्रश्न पूछने पर उसको हवालात कर इस पे कर। देखिए, ये मैं फिर से अभी आपसे जो चर्चा हुई उसका ही यही लब्बो लुबाब है। इस देश में और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में भाजपा के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उन्होंने कोई भी काम नहीं किया है विकास को लेकर के। जिस तरह से नारे दिए गए भ्रष्टाचार मुक्त, उसके बाद सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस तरह के जुमलेबाजी वाले नारे जो दिए गए हैं उससे जनता आहत है। और मैं इसका जो है दुखद जो है अपनी भावना व्यक्त करता हूं कि जिस तरह से पत्रकार को प्रताड़ित किया गया है वो बिल्कुल ही गलत है, असंवैधानिक है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं।